तो मेरे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर इरम खालिद जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद है जनाब अतिया फरीद जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद है जनाब ज़रफ़ शाह जी, एक्ट्रेस आप तमाम तो लोग जानते हैं। हमारे साथ आज मारोश मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम मारोश। और आज हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबाला यासर मौजूद है जो कि फूड साइंस एक्सपर्ट हैं। और जिस शो का मैंने जिक्र किया था उस शो में डॉक्टर ज़ुबाला भी हमारे साथ मौजूद थे और उसमें भी हमने बात की थी कि माओं के पास कितनी कम चॉइसेस होती हैं और आगे जो लोग हैं उनकी चॉइसेस को क्वेश्चन करने के लिए मौजूद होते हैं। तो मेरा आप सबसे पहले आप तमाम तर ख़वातीन पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। और मुझे बताइए ये मॉम शेमिंग जो है ये क्यों इतनी कॉमन है और क्या ये हमेशा से ऐसी चलती आ रही है? आई थिंक मॉम शेमिंग की बातें तो पहले से थी लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमारे घरों में, आसपास लोगों में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, बहुत सारे फ्रेंड्स में भी ऐसे लोग होते हैं जो एक मदर को कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा एक्ट करें जिससे उसको ये एहसास हो कि मैं तो ठीक नहीं कर रही या मुझे तो करना ही नहीं आ रहा या तो मेरी चॉइसेस ही गलत हैं। अगर उसको ऐसा लगता है तो दैट मेक्स हर अंडर कॉन्फिडेंट। फिर उसको अपनी हर चीज़ पे शक होने लगता है। अगर मुझे और आपको भी कोई बार बार कहे ये क्या पहन लिया, ये क्या पहन लिया, तो तीसरी दफ़ा हम भी किसी से पूछेंगे मैं ठीक पहनती हूँ, है ना? तो उसको अपनी काबिलियत पे ही शक होने लगता है। एंड नो वन साइज फिट्स ऑल, ये बात याद रखनी चाहिए कि एवरीबडी इज़ डिफरेंट। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे के लिए चाहे जो भी इनके सर्कमस्टेंसेस हो, दे ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट। वो हमेशा सही फैसला लेकर। अभी आप सुबह बता लीजिए, आप सुबह कोई केस भी ऐसे हैंडल करके आई? बहरहाल तो हर पेरेंट जो है वो अपने कैपेसिटी में बेस्ट के लिए देखते हैं कि जो हम बेस्ट कर सकें। अब वो उनका बेस्ट हो सकता है आपसे मैच करता हो, आपसे मैच ना करता हो। इसी तरह जैसे आपने अभी ब्रेस्ट फीडिंग की और बॉटल फीडिंग की एग्जांपल दी, तो यस देयर आर केसेस जहाँ ट्रूली मदर मिल्क नहीं है। एक तो ये होता है कि कुछ लोग कोशिश नहीं कर रहे, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन आप सबको एक ही से नहीं हाँक सकते ना। जहाँ ट्रूली नहीं आ रहा है वहाँ पे क्या करें? वहाँ पे या तो फिर ह्यूमन मिल्क डोनर ले लें, जो हमारे इतना कल्चर कॉमन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सिंध हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया था लेकिन उस पर भी हमने देखा था कि फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा वेल परसीव्ड नहीं किया था उस आइडिया को। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? फार्मूला मिल्क पे जाएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। अगर इनिशिएटिव चल जाता, बहुत से लोगों की माँ नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे घरों में जो कि हम देखते हैं कि जहाँ पे यतीम खाने हैं उधर भी हम कोशिश करते हैं बच्चों को फार्मूला मिल्क जो है वहाँ भिजवा, वो ज़्यादा सारा डोनेट करें। तो ये भी है, बहुत सारी माओं को आता ही नहीं है। डिप्रेशन में माएँ इतनी होती हैं, माएँ वीक इतनी होती हैं, उनकी अपनी खुराक इतनी अच्छी नहीं होती। एक एग्जांपल मैं और देना चाहती हूँ। जैसे मैं अक्सर इंटरेक्ट करती हूँ ऐसी मदर्स से, खासतौर पे यंग मदर्स हैं। अब हर यंग मदर कोई बेवकूफ़ नहीं है और ना ही वो कमज़ोर है। वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं माशाल्लाह से, बट एक फियर होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकती, ये एग्जामिनेशन नहीं करा सकती। दिस इज़ ओके। मैं उनको कहती हूँ कि इट इज़ ओके टू बी नॉट ओके। सही है, इसको एक्सेप्ट कर लें। मेरी भी कुछ खामियां कमजोरियां हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं नहीं कर सकती, तो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। इसी तरह अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको इस बात का प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि मैंने तो नॉर्मल लेबर लिया ही नहीं, मेरे घर वाले कहेंगे तो मैं तो इससे गुजरी ही नहीं। इट्स ओके। ये वाकई मैं अक्सर लड़कियों से कहती हूँ बिकॉज आई हैड मेरी बहुत जो डिलीवरी थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वो 36 घंटे की गई थी। मैं अक्सर शो में कहती भी हूँ, खैर आज तरह खुल के बता भी रही हूँ। तो उसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, जैसे ये कॉर्ड है, कुछ बच्चे अपने गले की लपेट लेते हैं, कुछ हाथ से पकड़ी होती है, उसके अंदर गिरा थी, वो पूरी काली हुई थी। सो वो मैं नॉर्मल डिलीवरी की इतनी कोशिश कर रही थी और सब ठीक था, फोर्स सब, लेकिन वो बाहर वो बच्चा इसलिए आ सकता था क्योंकि अगर वो आता तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये अल्लाह का शुक्र है। फिर जब हम दोनों की हार्ट बीट लिटरली डूबने वाली थी तो डॉक्टर ने कहा अब हम इसका सी सेक्शन कर देंगे। 36 घंटे बहुत होती है क्योंकि इतनी तकलीफ नहीं ले सकती। मैं क्यों नहीं जा रही थी सी सेक्शन? मुझे डॉक्टर्स ने पहले कह दिया था, क्योंकि वही बात मैं कहती थी मैंने तो इतनी वॉक की है कि मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी पैदा करनी है। अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करूँगी तो मैं अच्छी माँ कैसे साबित होंगी? मैंने सी सेक्शन वाली माँ नहीं बनना। क्योंकि ये बातें मैं सुन रही थी कि जो सी सेक्शन वाली माएँ होती ना वो तो बेड से लगी रह जाती हैं। ये आई एम श्योर कि आपने अपनी प्रेगनेंसी की दफ़ा ऐसी बहुत चीज़ सुनी होंगी। माई वॉज माइनर सी सेक्शन बिकॉज बेबी का हेड फंस गया था और उससे पहले मेरी शायद 1 से 1.5 घंटे की लेबर थी टोटल। बिकॉज वही वाली बात है कि एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप, कुछ जो डॉक्टर कह रही है आप फॉलो कर रहे हैं। एंड एक फोबिया होता है फर्स्ट बेबी का कि आपने सी सेक्शन नहीं कराना। उसके बाद लोग एपिड्यूरल से डरा देते हैं, तो वो भी नहीं लगवाया।
तो जितनी पेन्स आई, जितनी भी चीज़ें हुई वो नेचुरल हुई, लेकिन इट वाज अ फियर, क्योंकि एक चीज़ होती है जो आपको घर से एक कॉन्फिडेंस मिलता है ना, यू कैन डू इट, योर फ्रेंड्स कैन, नो बिग डील, तो वो एक घर से चीज़ लैक करती है ऑल 9 months, क्योंकि वो आपका मेंटली प्रिपेयर कर रही होती है कि यू हैव टू डू इट एंड इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन it becomes a big deal. Why? Because आपके surrounding में it's such a negative comments and all fears जो आपको overcome करने में time लगता है। आप एक जान को जब लेकर आ रहे थे, जिस तकलीफ से आप गुजरते हैं, and I feel कि जो आपको एक बिलीव होता है ना कि एवरीथिंग विल बी फाइन, और जो आप पढ़ते हैं और जो आपकी माएँ आप पर दम कर रही होती हैं, उससे आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है। और एक डॉक्टर जो आपको कहता है you will be fine, तो you absolutely feel relaxed and आपको डॉक्टर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। इमोशनल जो आपको सपोर्ट चाहिए होती है ना, वो या तो आपको डॉक्टर देती है, या आपके फ्रेंड्स देते हैं, या आपका हस्बैंड देता है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर किसी के पास नहीं है आजकल सपोर्ट, बिल्कुल, और एक आपकी मदर। सो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें विद ऑल द कॉम्प्लिकेशंस दैट मैटर्स अ लॉट। ये देखिए एग्जैक्टली ये कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं, उसके साथ लोगों की सपोर्ट भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी इस सपोर्ट से आपकी मेडिकल कंडीशन जो है वो नहीं बदलती, सो आपको उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछे ज़रफ़शा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये मुझे बताएं। मेरा एक्सपीरियंस भी मिलता जुलता ही है, जैसे कि हमारे माशरे के, हमारी सोसाइटी के जो मसाइल हैं। मेरे तो खैर सी सेक्शंस हुए दोनों दफ़ा, मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, दोनों। आपको सी सेक्शन पे लोगों ने वैसे जज किया, क्योंकि हमारे यहाँ सी सेक्शन पे लोग बहुत जज करते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, और वो जो टाइम था ना, उस वक्त तो सी सेक्शन एक बहुत ही अछुम्बा सी चीज़ समझी जाती थी। मैं बात कर रही हूँ आज से 32 साल पहले की। तो मेरा फर्स्ट बेबी जो मेरी बेटी थी, तो वो ब्रीच थी, तो वो थ्रू आउट डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर तो लास्ट मोमेंट पे पोजीशन चेंज हो गई तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको सी सेक्शन करेंगे। तो लास्ट मोमेंट तक नहीं पोजीशन चेंज हुई, तो सी सेक्शन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि लोग इसको बड़ा अजीब नज़रों से, स्पेशली आपको पता है हमारे जहाँ जज करने वाले लोग होते हैं, वहाँ वो ये समझते हैं कि अच्छा शायद जान के करा लिया, या फिर हमारे यहाँ तो ऐसा किसी का भी नहीं होता। गुजरना चाहते हैं। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है विद टाइम कि नॉर्मल डिलीवरीज की बड़ी वैल्यू है, लेकिन अक्सर ख़वातीन जो पहले ज़माने की बैठी होती हैं, जिनके पास कम नॉलेज होती है, रिस्पेक्टफुली, लेकिन वो कहती हैं अच्छा अब इसने सी सेक्शन करा दी, अब सारी ज़िंदगी इसकी कमर काम नहीं करेगी, या घर के काम नहीं कर सकती है, दूसरा बच्चा कैसे पैदा करेगी, ऑल दीज कमेंट्स। जी नहीं, और दूसरी बात ये कि सी सेक्शन उस वक्त सी सेक्शन क्योंकि लोगों के इतने होते नहीं थे और लोगों एक्सपीरियंस से गुजरे नहीं थे, तो वो सी सेक्शन की मदर को एज अ मदर इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जो हमारी जिंदगी होती है, जो उसको कंसिडर नहीं करते थे कि इसका तो ऑपरेशन हुआ है, इसने कौन सी तकलीफ उठाई है। जी, और वो तकलीफ जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जो होती है, वो आई थिंक मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी से बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती है। नॉर्मल डिलीवरी आप जल्दी हील हो जाते हैं, सेम डे आप चल फिर सकते हो, लेकिन जो सी सेक्शन की होता है, उस सी सेक्शन में आपके स्टिचेस ना आप खा सकते हो, ना आप छींक सकते हो, आप बच्चे को फीड नहीं करा सकते, आप इतनी मिजरेबल फील करते हैं कि आप उठ नहीं पा रहे, इनमोबिलिटी हो जाती है ना, उठ नहीं पा रहे, और आपका बच्चा रो रहा है दूध के लिए और आप उसे दूध नहीं पिला पा रहे, क्योंकि आप खुद इतने फ्रेजाइल हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप अपने लिए क्या करेंगे और अपने बच्चे के लिए क्या करेंगे। मैं डॉक्टर साहब, मैं एक वीडियो देख रही थी, और उस वीडियो में था कि सी सेक्शन के बाद जो आपकी बॉडी में शिवर्स होते हैं, वो इतनी जो देख रहा हूँ ना, मैं स्पेशली कहती हूँ कि बंदों को तो ज़रूर जाना चाहिए। आप हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अलाउ करते हैं कि वो ज़रूर जाते हैं कि रूम में, डिलीवरी रूम में, ताकि वो देख सकें कि एग्जैक्टली ये किस किस। The lips are also continuously shivering. जी। मुझे तो ना डॉक्टर साहब, मुझे नजर आना बंद हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने जो मुझे बताया वो मेरे साथ थे थ्रू आउट, बल्कि उनका दिल बहुत छोटा था, चिड़िया का, डॉक्टर ने कहा आप साथ, उन्होंने प्रॉपर मेरा ऑपरेशन देखा, उन्होंने वीडियो बनाई सारी, क्योंकि वो काफ़ी देर से पहले भी ट्रायल्स देख रहे थे, तो वो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तो मान गया हूँ इसको कि ये इसने क्या गुजरा, और मुझे नज़र आना बंद हो गया था, मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे तक देख नहीं सकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि बहुत मुबारक हो, हमारा बेटा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले पूछा, मैंने कहा इसके हाथ पाँव पूरे हैं? यस। और मैं दूसरा डॉक्टर साहब, मैं एक खुद गिल्ट में चली गई थी कि मैं नहीं पैदा कर सकी, मैंने इतनी एफर्ट की, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी,
मैं बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से मेरा क्यों नहीं पैदा हुआ, वो गिल्ट, क्या ये भी गिल्ट एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, फिर ऐड हो जाता है? देखो मदिया, खाली जो है ना, हम यहाँ पे मॉम शेमिंग की बात करें ना, हमारे यहाँ तो शेमिंग उस वक्त से शुरू हो जाती है ना जब से उसकी शादी हुई होती है। द मोमेंट अ वुमन एंटर्स इनटू द सिस्टम ऑफ गेटिंग मैरिड, उसका स्पॉटलाइट इफेक्ट आ जाता है। पहले वो होता है कि 2-3 जुमले होते हैं कि तुम खुश हो नहीं हो, अच्छा बस जब पता चल गया कि खुश हो तो फिर उसको पता ये चलना हो शुरू हो जाता है, या काइंड ऑफ वो उस स्पॉटलाइट इफेक्ट में आ जाती है कि अब उस सिस्टम को आगे जनरेट करना है। तो शी इज़ नॉट बीन गिवन द चॉइस कि उसको कब माँ बनना है और क्या उसकी कितनी ख्वाहिश है, उसकी फिजिकल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन कितनी है कि वो माँ बन सकती है या नहीं है। तो वो तो शेमिंग उस वक्त से शुरू हो जाती है। इफ़ यू डिवाइड द मॉम शेमिंग इनटू लाइक 3 पार्ट्स, एक तो ये होती है कि वो जब सिस्टम में एंटर हुई, मैरिटल सिस्टम में, उस वक्त से ही शुरू हो गई ना। दूसरा ये कि वो जो हर महीने जो पूछल से जा रहा होता है, अच्छा नहीं नहीं अभी कोई खुशखबरी नहीं है, और उसको लग रहा होता है कि ये मेरा कसूर है कि खुशखबरी नहीं है। और ये बहुत एप्रीहेंशंस क्रिएट कर रहा होता है क्योंकि एक औरत को अपनी बॉडी के सिस्टम का भी नहीं पता होता और उसके अंदर ये गिल्ट और ये फेयर होता है। गिल्ट तो नहीं होता, फेयर होता है कि व्हाट इफ आई डोंट नॉट हैव अ चाइल्ड, तो फिर क्या होगा। तो वो भी बेचारी जल्दी जल्दी कर रही होती है। फिर वो एक गिल्ट पीरियड, औरत बनने में शक कर होते हैं कैसी एग्जैक्टली कि वो सिस्टम भी ऑपरेशनल है या नहीं है। जी जी बिल्कुल। और फिर हम जो है वो जो पूरा प्री नेटल फेज की जो शेमिंग हो रही होती है, पड़ी सो रही है, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ खाती रहती है, ऑल दैट। और उसमें फिर ऑब्वियसली बॉडी शेमिंग उस वक्त भी आ रही होती है ना, आफ्टर यू गिव बर्थ, उसके बाद फिर एक अलग पूरा जनरेट हो जाता है। इस पूरे टाइम में ये भी होता है कि आपके उस पर ये भी प्रेशर होता है कि बस बेटा दुआ करो अल्लाह तुम्हें लड़का दे, तुम्हें औलाद नरीना दे। अब वो टेंशन में आ गई, अब वो किसी महफिल में चलेगी, मिलाद में चलेगी, दर्स में चलेगी, वहाँ पे दुआ हो रही है कि अल्लाह हमारी बहू, हमारी बेटी को औलाद नरीना दे। तो वो ये सोच रही होती है कि भाई अगर मेरी बेटी होगी तो व्हाट डज इट मीन। तो वो इस टेंशन में भी, अच्छा ये जो टोक लगाई जाती है ना खाने के मामले में भी, बहुत सारी खवातीन जैसे उन्होंने बात की कि वो कहती जी तो एक्टिव नहीं है, ये देखो ना, ये तो कुछ खाती नहीं है, ये फिर बच्चे को ग़िज़ा ही नहीं पहुँच रही। तो कितना वैसे लोगों को खाना चाहिए, और स्पेशली खवातीन को खाना चाहिए, क्योंकि वो कह रही नहीं भी मुझे इतनी भूख है कि नहीं बच्चे को कुछ जाए नहीं ना, बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, ये तो बच्चे के अभी से दुश्मन है। असल में शुरू का जो आपका ट्राइमेस्टर होता है ना, उसके अंदर तो आपकी जो नॉर्मल खुराक है ना वही होनी चाहिए कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं आप वही लें। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपका सेकंड और थर्ड आता है तो फिर आपकी खुराक थोड़ी बढ़ना शुरू होती है। अब अमूमी तौर पे उस वक्त पे कुछ क्रेविंग्स जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रही होती हैं। हम कहते तो ये हैं कि हमें बहुत हेल्दी खाना चाहिए, हमें सैलेड्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, तो कुछ हद तक तो बंदा कर लेता है, लेकिन वो क्रेविंग्स कंट्रोल में नहीं होती इंसान के। तो हाँ, जित हद तक आप कर सकते हैं उस हद तक तो आप करें, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि क्रेविंग जेन्युइन है, जेन्युइन क्रेविंग्स हैं, तो उसमें आप हम भी कंट्रोल नहीं कर पाते ना। तो फिर अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप उस चीज़ को कंज्यूम कर लें, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ जाती है, अब तो इतनी बढ़ गई है, मैडम डॉक्टर साहब बताएंगी। तो अब हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है, खातून को प्रॉब्लम है ये, तो उसमें फिर आप शुगर कंट्रोल की तरफ जाते हैं, तो वो क्रेविंग भी हो रही है आपको और आप को जो है ना वो कंट्रोल भी करनी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो उस टाइम पीरियड में ना बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये नहीं कि आप अपने अंदर वो हिम्मत हौसला क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि आपको सराउंडिंग से भी उस हिम्मत हौसले की ज़रूरत होती है कि आपको डॉक्टर ने बिल्कुल चावल भी मना कर दिया, रोटी भी मना कर दिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस चीज़ पे होता है कि हर चीज़ बंद कर देते हैं डॉक्टर्स जो है ना, कि चावल भी बंद, ख़ास तौर पे इस केस में ना कि रोटी भी बंद। अच्छा, मुझे ये होता है कि भाई आप अगर उसको बैलेंस्ड लेके चल रहे हैं ना, तो आप इस बात की मॉनिटरिंग करें कि आपकी ब्लड के अंदर शुगर की स्पाइक तो नहीं आ रही। तो अगर आपको वो मॉनिटरिंग आप सीख जाते हैं तो फिर आप हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मॉनिटरिंग ही नहीं आ रही तो फिर ये तो स्टेपल फूड है हमारे, बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या उसके बाद। ये बड़ा प्रॉब्लम आता है। मुझे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से डर भी इसलिए लगता था, मैं जब जाती थी कहती थी सैलेड खाओ, उबले वंडे खाओ, और मैंने कहा हाय अल्लाह उबले वंडे से तो वैसे बुरे लग रही होती है, नहीं उबले वंडे खाओ। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मैं जिम जा रही हूँ। उबले वंडे, हाँ एग्जैक्टली, तो वो वैसे ही नहीं खाने का दिल चाह रहा होता। दूसरी एक बड़ी मजे की चीज़ है जो मैं सब बातें सुन रही थी, उसमें ये चीज़ें आज भी हैं और ये चीज़ें पहले भी थी कि ये कहा जाता था, जज किया जाता था कि भाई इसने जो है वो सीजर करा लिया या इसका नॉर्मल है, और मिसालें दी जाती थी। मासियों के बच्चे नहीं पलते, मासियाँ नहीं करती
वो चीजें आज भी है। हाँ। लेकिन मसला क्या है कि स्क्रीनिंग बढ़ गई है और उसकी वजह से हमें अब पता ही चलने लगा कि कितनी माएँ मर जाती हैं, कितने बच्चे मर जाते हैं इन चीजों के दरमियान में। पहले ये चीजें पता नहीं लगती, मोर्टेलिटीज का एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। अच्छा मैं यही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन अभी छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो मैं इन सब माओं के अपने एक्सपीरियंसेस भी इनसे पूछूंगी, कहीं में जाइएगा। Welcome back after the break.